Dear student of LLB Part 1 and Pre-3rd, today I am here to give lecture on international law and human right. It is 6th paper of LLB Part 1. हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि में बहुत सारे चैप्टर पहले कर चुके हैं, जिसको रिफ्रेश कर जिसे नए चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं उनके बारे में संक्षेप में आपको बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि की क्या परिभाषा है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के रिलेशन, प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इंटरनेशनल लॉ, एक्सट्रेडिशन, एसाइलम, ये सारे चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में कोडिफाइड लॉ कम है और फिलॉसफी ज़्यादा है। यह इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग सोर्सेस ऑफ लॉ में पढ़ते हैं कि लॉ के 4 महत्वपूर्ण सोर्स हैं, जिसमें सबसे एंशिएंट सोर्स कस्टम है, दूसरा सोर्स प्रेसिडेंट है और तीसरा महत्वपूर्ण सोर्स लेजिस्लेशन है, जो कि सभी देशों में अभी लॉ का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। और लास्ट सोर्स जो कि सामान्य ने बताए थे कि कन्वेंशन लॉ का चौथा महत्वपूर्ण सोर्स है। तो कन्वेंशन और कस्टम दोनों में कुछ इक्वलिटी है। इक्वलिटी को इस प्रकार हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति के लिए कस्टम है वही कस्ट, और जो राष्ट्र के लिए कस्टम है, जो स्टेट के लिए, देश के लिए कस्टम है, उसे कन्वेंशन कहते हैं, और जो इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए कस्टम है, उसे कस्टम ही कहेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ में उसके नेचर के अंतर्गत हम लोग पढ़े, जैसा कि स्टार्क ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज़ द वीक लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ क्यों है? क्योंकि इसमें सैंक्शन का अभाव है। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में कोई भी सैंक्शन इफेक्टिव नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा, किसी एक रूलर के द्वारा पूरे विश्व पे शासन नहीं किया जा रहा है। दूसरा, इसके इंटरनेशनल लॉ के नेचर के संबंध में जो बातें हैं, जिसे हॉलैंड ने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्तर पर आते आते यह जो है कमज़ोर हो जाती है, यह कम प्रभावशाली हो जाती है। आज हम लोग का टॉपिक है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी या राष्ट्रीयता क्या है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी देश में का विधिक संबंध होता है, व्यक्ति और देश के बीच जो विधिक संबंध स्थापित होते हैं, वह राष्ट्रीयता के द्वारा निर्धारित होता है। नेशनलिटी को डिफाइन करते हुए ओपेनहाइम ने कहा है कि व्यक्ति और राज्य विधि को जोड़ने वाली कड़ी राष्ट्रीयता कहलाती है, जो कि राज्य के विधि के द्वारा निर्धारित होती है तथा इसका अंतर्राष्ट्रीय विधि पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीयता के संबंध में
सबसे पहले 1930 में हेग में कन्वेंशन हुआ, जो कि राष्ट्रीयता की समस्या, स्टेटलेसनेस की समस्या, राज्य विहीनता की समस्या या दोहरे नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता की समस्या, इन सबों को दूर करने के संबंध में यह कन्वेंशन हुआ, जिसके आर्टिकल 1 में कहा गया कि राष्ट्रीयता का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, राज्य की विधि के द्वारा ही उसके नियम बनाए जाने चाहिए। आर्टिकल 2 में कहा गया कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता क्या है, इसका निर्धारण वह जिस देश की राष्ट्रीयता उसके पास है उसी राष्ट्र के द्वारा तय की जानी चाहिए। और आर्टिकल 3 में कहा गया कि यदि व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीयता का है तो वहाँ उसके राष्ट्रीयता का निर्धारण उस दोनों ही राष्ट्रों द्वारा किया जा सकता है जिसका कि वह नागरिक है। नेशनलिटी के संबंध में 1955 का नॉटेबम केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इसके बाद कन्वेंशन ऑन नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन 1957, इसमें भी यदि कोई महिला है, कोई वुमेन है, तो उसके नेशनलिटी के संबंध में क्या स्टैंडर्ड रूल्स लॉ होने चाहिए, इस पे यह कन्वेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1961 में कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस भी महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, जो नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अब हम नेशनलिटी किस प्रकार प्राप्त करते हैं यह बताएंगे। मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी, तो राष्ट्रीयता कैसे प्राप्त की जाती है। सबसे पहला है बाय बर्थ। यदि कोई व्यक्ति जिस राष्ट्र में जन्म लेता है अथवा वहाँ उसके माता पिता जन्म लेते हैं, उससे उसे राष्ट्रीयता उस देश की प्राप्त हो जाती है। दूसरा बाय नेचुरलाइजेशन, अर्थात देशीकरण के द्वारा राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। तीसरा है बाय रिजम्पशन के द्वारा भी राष्ट्रीयता प्राप्त की जाती है। चौथा है सबजुगेशन, फिर सिजेशन। तो ये सब राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयता समाप्त भी होती है, उसका लॉस भी होता है। तो राष्ट्रीयता के लॉस के किस प्रकार राष्ट्रीयता का त्याग होता है, तो लॉस ऑफ नेशनलिटी के लिए पहला है बाय रिलीज के द्वारा नेशनलिटी लॉस होता है। बाय डिप्राइवेशन के द्वारा नेशनलिटी का त्याग हो सकता है। बाय लॉन्ग रिसाइड अबोर्ड, यदि कोई व्यक्ति विदेश में लंबे समय तक रहता है तो भी नेशनलिटी का उसका लॉस हो जाता है। इसके बाद बाय रिन्यूंसिएशन और बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी लॉस ऑफ नेशनलिटी के कारण है। इस प्रकार हम देखें कि किस प्रकार कोई व्यक्ति किसी देश या राष्ट्र का राष्ट्रीयता प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जन्म के द्वारा बाय बर्थ। तो जब कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेता है अथवा उसके माता पिता किसी देश में जन्म के नागरिक होते हैं, तो वह उस देश का राष्ट्रीयता स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। दूसरा है देशीकरण के द्वारा बाय नेशनलाइजेशन। तो यह विदेशियों के लिए है। यदि किसी दूसरे देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है तो वह वहाँ के विधि के अनुसार उस देश के नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तीसरा
बाय रिजम्पशन अर्थात पुनर्ग्रहण के द्वारा, अर्थात एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में चला जाता है, फिर वह उस दूसरे देश की नेशनलिटी को प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर जब उसे अपने देश में आने की इच्छा होती है और वह अपने देश में आ जाता है, उसके बाद फिर वह अपना जो पहली नागरिकता है, जो पहला राष्ट्रीयता है, उसे प्राप्त कर सकता है। और नेक्स्ट जो नेशनलिटी प्राप्त करने का तरीका है वह है सब्जुगेशन, अर्थात यदि कोई राज्य या देश पराजित हो जाता है तो वह व्यक्ति वहाँ की जिस देश के द्वारा उस देश को जीत लिया जाता है उसकी वह राष्ट्रीयता का माना जाता है या हो जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीयता प्राप्त करने का तरीका है सीजेशन, यानी कि अध्यर्पण के द्वारा। कोई शक्तिशाली देश किसी पड़ोसी कमज़ोर देश को जब उस पर कब्जा कर लेता है, उसको एक्वायर कर लेता है, तब जो है वह उस देश का नागरिक हो जाता है, उसकी राष्ट्रीयता चेंज हो जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीयता खोने के तरीकों को भी आपको बताए हैं, जिसमें कि सबसे पहला था कि रिलीज, अर्थात कोई भी देश जो उस देश के नेशनैलिटी के संबंध में वहाँ के लॉ है उसके अनुसार वह अनुमति देता है कि आप जो है उस देश की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय डिप्राइवेशन, अर्थात यदि किसी देश का नागरिक बिना उस देश की अनुमति के किसी दूसरे देश में नौकरी कर लेता है या अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो उस देश के द्वारा उसने परमिशन नहीं लिया है, तो वहाँ भी उसके नेशनलिटी का लॉस हो जाता है। तीसरा तरीका है यदि लॉन्ग रिसाइड एब्रोड, अर्थात कोई व्यक्ति दूसरे देश में चला जाता है और बहुत लंबे समय तक वहाँ रहता है, तो उस जिस देश का नागरिक है वहाँ से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। चौथा लॉस ऑफ नेशनलिटी है रिनिशिएशन, अर्थात परित्याग। कोई व्यक्ति यदि 2 या 2 से अधिक देशों का राष्ट्रिक है तो वह किसी एक देश के राष्ट्रीयता को छोड़ सकता है। और लास्ट है सब्स्टिट्यूशन, अर्थात 2 या अधिक देशों के नागरिक होने की दशा में वह चुन सकता है कि कौन सा नागरिकता वो सब्स्टिट्यूट करे। इस प्रकार नेशनलिटी का भी इंटरनेशनल लॉ में बहुत ही महत्व है। इस प्रकार राष्ट्रीयता या नेशनलिटी किसी भी देश के विधि के द्वारा निर्धारित की जाती है और उस देश के विधि और व्यक्ति के बीच संबंध को नेशनलिटी के द्वारा बताया जाता है। धन्यवाद।